हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मी अगेन अनूप गोदियाल फ्रॉम एक्सेल स्टडी पॉइंट देहरादून। तो आज की वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं उसमें हम लोग बात करेंगे अबाउट द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमीज, यानी कि जो अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था के कुल कितने प्रकार के क्षेत्र के। यदि हम लोग बात करें तो इकोनॉमिक सेक्टर्स को हम लोग 3 आधारों पर बांट सकते हैं, जिसमें सबसे पहला जो आधार आता है उसमें आता है कि जो आर्थिक गतिविधियां हैं, दैट इज जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के आधार पर अर्थव्यवस्था को 5 भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले आती है प्राथमिक अर्थव्यवस्था, जिसको प्राइमरी सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी कहते हैं। दूसरा आता है सेकेंडरी सेक्टर्स, दैट इज द्वितीयक क्षेत्रक। फिर तृतीयक क्षेत्रक, दैट इज द टर्शियरी सेक्टर। चतुर्थक क्षेत्रक अर्थात कि क्वार्टरनरी सेक्टर। एंड पंचम क्षेत्रक जो है उसमें आते हैं क्वेनरी सेक्टर। हालांकि मैं आपको ये बात क्लियर करवा दूं कि जो क्वार्टरनरी और क्वेनरी सेक्टर है ये दोनों टर्शियरी सेक्टर के सब सेक्टर्स के ही रूप में आते हैं। इसके बाद हम लोग कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था का एक और जो है सेक्टर्स को हम लोग बांट सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमीज, यानी कि कोई सेक्टर ऑर्गेनाइज्ड है या अनऑर्गेनाइज्ड है। तो इस आधार पर 2 क्षेत्रक बन सकते हैं। एक होता है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, दैट इज संगठित क्षेत्रक, और एक होता है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, दैट इज असंगठित क्षेत्रक। इसी प्रकार से हम लोग जो है इकोनॉमीज को बांट सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट्स प्लानिंग, यानी कि जो सरकार की योजनाएं हैं, इन सरकार की योजनाओं के आधार पर अर्थव्यवस्था के 2 प्रमुख प्रकार होते हैं। एक आता है गवर्नमेंट सेक्टर, दैट इज द पब्लिक सेक्टर, सार्वजनिक क्षेत्र कह लीजिए या जिसको सरकारी क्षेत्रक हम लोग कह सकते हैं, और दूसरा आता है प्राइवेट सेक्टर, दैट इज निजी जो क्षेत्रक होता है। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि इन सभी प्रकार के सेक्टर्स की क्या विशेषताएं हैं। मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों आप लोग जो है वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज प्राइमरी सेक्टर। देखो, जैसा कि नाम में ही लिखा हुआ है प्राइमरी सेक्टर, दैट इज द प्राथमिक क्षेत्रक। प्राइमरी सेक्टर को ही हम लोग एग्रीकल्चरल एंड अलाइड सेक्टर्स के रूप में भी जानते हैं, दैट इज कि कृषि और कृषि से संबद्ध जितने भी क्षेत्रक हैं वो सब प्राइमरी सेक्टर्स में आते हैं। और हम लोग कह सकते हैं कि जो ये प्राइमरी सेक्टर्स होता है, इस प्राइमरी सेक्टर्स के भीतर एनवायरमेंट से जो डायरेक्टली हमें रॉ मेटेरियल के रूप में या कच्चे माल के रूप में जो भी पदार्थ जो है प्राप्त होता है, उन सबको हम लोग प्राइमरी सेक्टर में रख सकते हैं। जैसे यदि हम लोग बात करें एग्रीकल्चर से, यदि हम लोग बात करें माइनिंग, दैट इज उत्खनन, जिनको जो है हम लोग उत्खनन करने के बाद या जिसको माइनिंग करने के बाद हमें प्राप्त होता है। इसके अलावा हमारे पास में फिशिंग इसके भीतर आ सकता है। फिशिंग के अलावा हम लोग फॉरेस्ट्री देख सकते हैं। फॉरेस्ट्री के अलावा यहां हम लोग बात कर सकते हैं कि जितने भी रॉ मेटल्स हैं, जितने भी कच्चा पदार्थ है, उस कच्चे पदार्थ को प्राइमरी सेक्टर्स के भीतर रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम लोग बात करें कि डायरेक्टली जैसे मान लीजिए कि खादानों से हमें कोई भी मेटल प्राप्त होता है, कोई भी धातु प्राप्त होती है, तो वो प्राइमरी सेक्टर का अंग होगा। हम लोग जो है फिशिंग करते हैं, फिशिंग में जो भी डायरेक्टली मछली को पकड़ा जाता है, मछली का जो उत्पादन होता है वो प्राइमरी सेक्टर में आता है। हम जंगलों से जो है घास लाते हैं, लकड़ी लाते हैं, तो वो सारा जो है प्राइमरी सेक्टर्स में आता है। अब सवाल आता है कि सेकेंडरी सेक्टर किसे कहते हैं। तो जिन सभी रॉ मेटल्स को प्राइमरी सेक्टर में जो है प्राप्त किया गया था, उन्हीं रॉ मेटल्स का इस्तेमाल करके इंडस्ट्रीज के भीतर या हम लोग कह सकते हैं कि उद्योगों में जो है मैन्युफैक्चर यदि उनको किया जाता है, तो ऐसे जो हमारे पास उत्पाद होते हैं उनको सेकेंडरी सेक्टर्स के उत्पाद कहते हैं। हम इसको एक साधारण उदाहरण के आधार पर जान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग मान लेते हैं कि कोई भी एक वस्तु बनी है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लिखते हैं कि एक गाड़ी बनी है। तो गाड़ी में वास्तव में क्या होता है कि एक कार जो है, उस कार में लोहे का भी इस्तेमाल होगा, उसमें इंजन यानी कि फ्यूल का भी इस्तेमाल होगा, उसमें जो है बाकी प्रकार के जो भी सीट है, सीट कवर्स है, उन सबका इस्तेमाल होगा। अब ऐसा तो कहेंगे नहीं कि माइनिंग की थी हमने, जो है उत्खनन किया था और वहां से सीधे कार निकल कर आ गई हो, नहीं। वहां से जब हमें लोहा मिला, उस लोहे को जब फैक्ट्रीज में पहुंचाया गया, तो वहां पर उसको वर्कर्स के द्वारा उसको मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू जो है बनाया गया होगा। तो वो जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स आते हैं वो सभी के सभी जो है सेकेंडरी सेक्टर्स में आते हैं। दैट इज व्हाई दिस सेकेंडरी सेक्टर आल्सो कॉल्ड एज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और द इंडस्ट्रियल सेक्टर, यानी कि इसको हम लोग जो है या तो हम लोग इसको औद्योगिक क्षेत्र कह सकते हैं, यानी कि दैट इज द इंडस्ट्रियल सेक्टर, या फिर हम लोग इसको कह सकते हैं विनिर्माण क्षेत्र, जहां पर वस्तुओं का विनिर्माण होता है। चाहे हम लोग सुई की बात करें, चाहे हम लोग तलवार की बात करें, हर एक चीज जो है वो इंडस्ट्रीज के भीतर या उनको जो है उद्योगों में क्या किया जाता है, बनाया जाता है। तो ऐसे सभी उत्पादों को रखा जाता है सेकेंडरी सेक्टर में। फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स सच एज कार, स्कूटर, मोबाइल, कोई भी वस्तु हो जिसको मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, विनिर्माण किया जा रहा है, सब सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट आएगा। इसके अलावा फर्नीचर की बात करें, फैक्ट्रीज की बात करें, टेक्सटाइल, जो हम लोगों ने कपड़ा धारण किया है, वो सब जो है सेकेंडरी सेक्टर्स का है। क्यों? क्योंकि इनको मैन्युफैक्चर किया गया है किसी भी फैक्ट्री में। अब सवाल आता है यहां पर कि देन व्हाट इज टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर को हम लोग जो है सर्विस सेक्टर का भी नाम देते हैं, अर्थात कि तृतीयक क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र का नाम भी देते हैं। चलो एक उदाहरण
उदाहरण देता हूं मैं आप लोगों को। मान लीजिए कि अनूप नाम का एक व्यक्ति है जिसने बैंक में अपना एक अकाउंट खुलवाया है। तो बैंक में अकाउंट यानी कि मेरा जो पैसा है वो बैंक में जमा है, समय पड़ने पर मुझे वो पैसा वहां से विड्रॉल करना पड़ेगा और जरूरत पड़ने पर वहां पर जमा भी करना पड़ेगा। तो इसमें हो क्या रहा है वास्तव में कि जो बैंक है वो बैंक मुझे जो एक सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है, वो बैंक मुझे एक सुविधा प्रदान करा रहा है। मान लीजिए अभी मैं देहरादून में और मुझे देहरादून से सपोज कर लीजिए कि टिहरी जाना है, तो उसके लिए मुझे जो है व्हीकल का सहारा लेना पड़ेगा, कार का, स्कूटी का, बाइक का, इसका सहारा लेना पड़ेगा। अर्थात देखो अब वो कार क्या है, वो कार सेकेंडरी सेक्टर का क्या है, एक प्रोडक्ट है, लेकिन उस कार के थ्रू जो मुझे ट्रांसपोर्टेशन मिला, जो मुझे परिवहन मिला, वो परिवहन आ जाएगा टर्शरी सेक्टर में। विच मींस हम लोग कह सकते हैं कि टर्शरी सेक्टर के भीतर प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो भी उत्पाद हैं, जो भी सर्विसेज हैं, उनको इंक्लूड किया जाता है और उस आधार पर जो सर्विसेज जनरेट की जाती हैं, जो है प्रोसेस्ड होता है, उन सारी सर्विसेज को हम लोग टर्शरी सेक्टर के भीतर रखते हैं। जैसे इट इंक्लूड्स ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज वेयर डिफरेंट सर्विसेज आर प्रोड्यूस, जहां पर अलग अलग प्रकार की जो है सेवाओं को उत्पन्न किया जाता है, सच एज ट्रांसपोर्टेशन दैट इज परिवहन, बैंकिंग यानी कि जो बैंक होता है, बीमा यानी कि इंश्योरेंस, एजुकेशन यानी कि शिक्षाएं इसमें शामिल होती हैं, एंड टूरिज्म यानी कि यातायात जो है वो यातायात भी इसमें शामिल होता है, टूरिज्म पर्यटन जो होता है वो पर्यटन भी इसमें शामिल होता है। तो ये तो होते हैं ब्रॉडली 3 हमारे पास में इकोनॉमिक के सेक्टर। अब अर्थशास्त्रियों के अनुसार जो टर्शरी सेक्टर है जिसमें सर्विसेज जनरेट होती हैं, इसको फर्दर 2 तरीके से बांटा जाता है। एक आता है हमारे पास में दैट इज दी क्वाटरनरी सेक्टर एंड सेकंड आता है दी क्वेनरी सेक्टर। देखो क्वाटरनरी सेक्टर्स क्या होता है, इसी को हम लोग कहते हैं दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द नॉलेज सेक्टर, यानी कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ज्ञानवर्धन बातें या जो इंटेलेक्चुअल सेक्टर होता है, इसको इंटेलेक्चुअल सेक्टर कह सकते हैं। बौद्धिक क्षमता के आधार पर ज्ञान से संबंधित जो ये सेक्टर होता है, ये जो सेक्टर होता है इसमें पर्सनल वर्किंग इन ऑफिस बिल्डिंग्स, ठीक है, जो भी मतलब ऑफिस में काम करने वाले हम आप लोग हैं, ये इसमें शामिल होते हैं। इसके अलावा कोई भी जो मान लीजिए साइंटिस्ट है, चाहे वो इंजीनियर है, चाहे वो वहां पर वकील है, एडवोकेट है, इन सभी को जिन्होंने जो है नॉलेज के आधार पर जो है सर्विसेज को जनरेट किया है, उनको शामिल किया जाता है दैट इज इन दी क्वाटरनरी सेक्टर, चतुर्थक क्षेत्रक में। और 5वें क्षेत्रक में जो आते हैं उसमें डिसीजन मेकिंग बॉडीज आती हैं। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट की बात करूं मैं, ब्यूरोक्रेट्स की बात करूं मैं, बड़े बड़े जो एनजीओ डिपार्टमेंट्स होते हैं जो डिसीजन मेकिंग का काम कर रहे हैं, उन सबको रखा जाता है क्वेनरी सेक्टर में। एंड क्वेनरी सेक्टर इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द इकोनॉमी वेयर द टॉप लेवल डिसीजंस आर मेड, जहां पर बड़े बड़े जो है डिसीजन जो है वहां पर लिए जाते हैं। दिस इंक्लूड्स द गवर्नमेंट्स विच पासेस द लेजिस्लेशन, जो कि कोई भी विधायक को कोई भी नियम कानून को पास करता है, ऐसे क्षेत्रों को इसमें रखा जाता है। इसके अलावा इसमें जो है हम लोग कह सकते हैं डिसीजन मेकर में कोई इंडस्ट्रीज आ सकता है, कॉमर्स आ सकता है, एजुकेशनल सेक्टर आ सकता है, यूनिवर्सिटीज आ सकती हैं। तो ये सब जो है पंचम क्षेत्र का एक उदाहरण होता है। तो अभी तक जो हम लोगों ने बात की है उसमें हम लोगों ने जाना है कि जो ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो 5 प्रकार की जो सेक्टर्स थे इकोनॉमी के, उन 5 सेक्टर्स को क्लियर किया है। अब वापस यदि हम लोग बात करें, इसके अलावा जो दूसरे प्रकार से इकोनॉमिक सेक्टर्स को डिवाइड किया गया है वो है ऑन द बेसिस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक होता है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, एक होता है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। इसका एक उदाहरण समझते हैं। मान लीजिए 2 लोग हैं, उन 2 लोगों में ए नाम का जो व्यक्ति है वो किसी गवर्नमेंट जो है सेक्टर में काम करता है, सरकारी नौकरी पे काम करता है, और बी नाम का जो व्यक्ति है वो जो है कोई प्राइवेट सेक्टर में काम करता है, मान लीजिए किसी किराने की दुकान पर, रिटेलर शॉप जो है वहां पर काम करता है। अब दोनों में डिफरेंस कैसे होगा, देखो जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का एम्प्लॉय होगा उसके पास लिमिटेड टाइम होगा कार्य करने का, सुबह जो है मान लीजिए 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक वो कार्य करेगा। जबकि जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है उसका कोई ऐसा फिक्स्ड टाइम ड्यूरेशन नहीं होगा, अर्थात कि वो जो है त्योहार के सीजन में अर्ली मॉर्निंग 5 बजे भी जो है काम कर सकता है रिटेलर की शॉप पे, और जो है इन त्योहारों के सीजन में रात को 11 से 12 बजे तक भी काम कर सकता है। लेकिन दूसरी साइड गवर्नमेंट सेक्टर में फिक्स्ड आवर होता है कि आपको इतने घंटे जो है सर्विस करना है। हाँ, अगर आप एक्स्ट्रा टाइम करोगे तो उसका एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगा, जबकि जो है प्राइवेट सेक्टर में ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा भी नहीं कह रहे हैं कि उसमें जो है एक्स्ट्रा आपको पे नहीं किया जाएगा, लेकिन आवश्यक भी नहीं है कि आपको पे किया जाएगा। दूसरा क्या है, गवर्नमेंट सेक्टर में जब भी आपको जो है लीव लेनी होती है, छुट्टी लेनी होती है, तो वो पेड होता है, जबकि प्राइवेट सेक्टर में जो है पेड नहीं होता है। कुल मिलाकर हम लोग इससे ऐसा समझ सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होता है जिसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड ढंग से होते हैं, संगठित ढंग से होते हैं। उसमें किसी कंपनी का या सरकारी जो अथॉरिटीज होती हैं उनके नॉर्म्स जो है वो काम करते हैं, जबकि जो है प्राइवेट सेक्टर में जो है ऐसा नहीं होता है। तो इस आधार पर हम लोग इसको डिवीजन कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा हमारे पास में जो आता है वो आता है दैट इज द
सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमीज ऑन द बेसिस ऑफ द गवर्नमेंट प्लानिंग्स, दैट इज गवर्नमेंट सेक्टर एंड द प्राइवेट सेक्टर। फिर से वही बात है, जिसमें सरकारी जो भागीदारी होती है वो अधिक होगा, वो हमारे पास में सरकारी क्षेत्र होगा, और जिसमें प्राइवेट भागीदारी अधिक होगी, यानी कि ऑनरशिप की मैं बात करूं, कंट्रोल की मैं बात करूं, तो उसमें प्राइवेट सेक्टर का यदि ऑनरशिप एंड कंट्रोल है तो वो प्राइवेट फर्म है। यदि गवर्नमेंट का ऑनरशिप, गवर्नमेंट का कंट्रोल है, गवर्नमेंट के अंडर जो है कोई काम कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट सेक्टर हो जाएगा। तो ब्रॉडली स्पीकिंग हम लोग कह सकते हैं कि इकोनॉमीज को मुख्य रूप से हम लोग बांट सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी इकोनॉमीज में। इनके सभी डिवीजन के रूप में जो है क्वाटरनरी एंड क्वेनरी जो सेक्टर है इसको डिवाइड किया जा सकता है। आफ्टर दैट ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड एंड गवर्नमेंट सेक्टर एंड द प्राइवेट सेक्टर इकोनॉमीज, इन सबको हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना है। मुझे उम्मीद है साथियों कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक जरूर करें। अगर आप लोग अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन हैव अ गुड डे टू ऑल, थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग।